हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, हम लोग जो है डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए थे झारखंड सीजीएल के लिए। हम लोग इसमें अब तक दोस्तों 3 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी दोस्तों कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और देखिए आप लोग जो है 150 में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो बंगाल के किस नवाब ने दोस्तों फ्रांसीसियों को चंदन नगर में उपनिवेश बनाने का अनुमति दिया था? तो इनका नाम क्या था? तो इब्राहिम खान। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने फ्रांसीसी को 1673 ईस्वी में चंदन नगर में उपनिवेश बनाने की अनुमति दी थी? तो इब्राहिम खान। अब इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि किस मुगल शासक ने जो है किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों को जो है स्वर्णिम फरमान दिया गया था? ठीक है, किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेज को स्वर्णिम फरमान दिया गया था? तो ये कौन था दोस्तों? तो फर्रुखसियार था। ठीक है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्रुखसियार के द्वारा अंग्रेज को स्वर्णिम फरमान दिया गया था, जिसके तहत वो बंगाल में जो है अपना व्यापारिक उपनिवेश बना सके। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ, तो इसे आप जरूर में ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, इससे आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपका बंगाल के नवाब के शासनकाल में एक घटना घटा था जिसका नाम था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ये किस बंगाल के नवाब के शासनकाल में घटा था? तो ये आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या था दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेज को जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसके वजह से उनका दम घुटने से मौत हो गई थी 145 लोगों का। उसमें केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा था और वही जो है ये सारे घटना को बताता है। तो यही घटना जो दोस्तों क्या कहलाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये किसके शासनकाल में होता है? सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1757 ईस्वी में। और इसी समय आपका कौन सा युद्ध होता है? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंग्रेजों का भारत में नींव कब पड़ा, तो भारत का में जो है नींव कब पड़ जाता है दोस्तों? तो 1757 का जो प्लासी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का भारत में नींव पड़ता है। अगर पूछा जाए कि भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा किस युद्ध के बाद हो जाता है, तो अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा दोस्तों ये 1764 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत में जो है अपना पकड़ बना लेते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो आत्मीय सभा का शुरुआत ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये कब? तो 1815 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय में जो ये राजा उपाधि ये किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है अकबर राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट के शासनकाल में कथन मूल रूप से निम्न से दरबारों में 2 घरानों का विकसित हुआ। तो ये क्वेश्चन ये है कि मुगल शासनकाल में किन 2 घरानों का जो है उदय हुआ? तो ये आपका जयपुर घराना, लखनऊ घराना। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू ये दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और इसे कौन जो है अपना राजधानी बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा होसांग शाह। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप दोस्तों ये किस घटना से संबंधित है? तो उनकी मृत्यु से ये रिलेटेड है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड चलिए दोस्तों आपको सारा चीज़ को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्विकली, जो ये आप लोगों के लिए एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद आपको ज़्यादा इसमें जो है क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध
ये किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब बात किया जाए दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो इनकी जन्म होती है 563 ईस्वी में। कहाँ पर? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। ये सारी चीज़ को आप दोस्तों अगर आपको पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है जन्म कहाँ पर होता है? तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म होता है। इनके जो है जन्म का प्रतीक क्या रहता है? तो जो जन्म का प्रतीक है दोस्तों ये कमल और सांड का है। ठीक है, कमल और सांड जो है इनके जन्म का प्रतीक है। इनके बचपन का नाम क्या रहता है दोस्तों? तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। उसके बाद अगर पूछा जाए इनके फादर का क्या नाम है? तो फादर का नाम है शुद्धोधन। फादर का नाम क्या रहता है दोस्तों? शुद्धोधन। और ये किस कुल के रहते हैं? शाक्य कुल के। तो गौतम बुद्ध का भी कुल पूछा जाता है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो ये भी जो है शाक्य कुल से ही थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन थे, ये किस कुल से थे? शाक्य कुल से। उसके बाद इनकी माता का नाम महामाया थी। ठीक है, माता का नाम महामाया, और ये कैवल्य वंश से थे। ठीक है, कैवल्य वंश से थी ये। लेकिन इनके मृत्यु के कुछ दिनों के पश्चात ही इनका मृत्यु हो जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य भी रहती है। तो ये भी जो है पॉइंट को याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन बनती है? तो ये प्रजापति गौतमी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम क्या रहता है? तो गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम जो रहता है यशोधरा रहता है। गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा। ठीक है, 16 वर्ष के जब गौतम बुद्ध थे तब इनकी जो है शादी इनसे हो जाती है। और इनके पुत्र का नाम क्या रहता है? इनके पुत्र का नाम रहता है राहुल। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। उसके बाद इनके सारथी का नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो इनके सारथी का नाम रहता है चन्ना। ठीक है, सारथी का नाम क्या है? चन्ना। और इनके घोड़ा जो सारथी रहता है उसका नाम क्या रहता है? तो कथक। ठीक है, घोड़ा का जो नाम रहता है कथक। ये जब घर से बाहर निकलते तो 4 दृश्य देखते हैं। ठीक है, जब घर से बाहर निकलते तो 4 दृश्य देखते। वो दृश्य कौन कौन था? तो सबसे पहले देखते एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद कौन व्यक्ति देखते हैं? तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा बीमार। उसके बाद तीसरा में 100 देखते हैं, और चौथा में जो है सन्यासी देखते हैं। ये सन्यासी को देखकर पूछते हैं कि ये इतना खुश क्यों है? तो उसी की वजह से ये भी जो है सन्यासी बनने की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं। तो ये फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपने गृह को त्याग करते हैं। तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो गृह त्याग की जो घटना कहलाता है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। और ये कितने वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष के आयु में जो है ये अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और ये कितने वर्ष के? तो 29 वर्ष। और गृह त्याग का जो है ये संकेत क्या रहता है? तो घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का जो संकेत क्या है दोस्तों? संकेत या प्रतीक ये घोड़ा रहता है। ठीक है, अब इनके जो है गृह त्याग करने के बाद इनके जो है 2 गुरु बनते हैं। ठीक है, एक का नाम रहता है अलार कलाम। अलार कलाम। ठीक है, पहले गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम, जो ये राजगिरी में इनसे मिलते हैं। दूसरे गुरु का नाम क्या रहता है? रुद्रक रामपुत्र, जो वैशाली में इनसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गुरु का नाम याद रखिए। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? तो गया में होता है। ठीक है, गया में कहाँ पर? तो ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी, जिसे हम लोग वर्तमान में फाल्गु नदी कहते हैं, और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महीना कौन सा रहता है? तो वैशाख का महीना। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर? गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, जिसे हम लोग वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। कौन वृक्ष में? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और जो है किस महीने में? तो वैशाख महीने में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति का जो घटना ये क्या कहलाता है? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति का जो घटना ये दोस्तों क्या कहलाता है? तो ज्ञान की प्राप्ति का जो घटना ये दोस्तों निर्वाण कहलाता है। ठीक है, निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है? निर्वाण। और इसका चिन्ह, इसका जो प्रतीक क्या रहता है? तो इसका जो प्रतीक रहता है दोस्तों ये पद चिन्ह। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति का जो है घटना क्या कहलाया? निर्वाण कहलाया। और इसका जो प्रतीक रहता है ये क्या कहलाता है? पद चिन्ह इसका प्रतीक कहलाता है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दोस्तों गौतम बुद्ध सारनाथ में देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है, ये जो पहला उपदेश देते हैं ये किस भाषा में देते हैं? पाली भाषा में देते हैं। पहला उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा। मतलब जो गौतम बुद्ध जो है ये सारा जो अपना उपदेश देते पाली भाषा में ही देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो ये
जो अपना उपदेश देते ये घटना क्या कहलाता। तो ये दोस्तों ये जो घटना कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये घटना क्या कहलाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा। पहला जो उपदेश देते क्या कहाँ पर देते हैं, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम यूपी में। और ये किस भाषा में देते हैं, पाली भाषा में देते हैं। और ये जो पहला उपदेश देते हैं ये घटना क्या कहलाता है, ये घटना दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये सारनाथ में ही दोस्तों बौद्ध संघ की स्थापना किया जाता है। ठीक है, बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ पर किया जाता है, सारनाथ में किया जाता है। उसके बाद ये तो पहले जो शिष्य, पहली महिला शिष्य कौन बनती है, तो ये तो गौतमी बता दिए। इनके दो शिष्य थे, ये नाम याद रखिएगा, इनके दो जो प्रिय शिष्य थे, इनके दो प्रिय शिष्य का नाम क्या है, तो आनंद और उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली इनके दो स्वर प्रमुख प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिया, तो सर्वाधिक उपदेश दोस्तों ये श्रावस्ती में देते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं, तो ये श्रावस्ती में देते हैं। ये सारा जो उपदेश है पाली भाषा में रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर, तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर, तो श्रावस्ती में। अब गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन कौन थे, ठीक है, या गौतम बुद्ध को जो फॉलो करने वाले राजा कौन थे, तो गौतम बुद्ध के सबसे पहले याद रखिए इनके समकालीन राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मतलब जब गौतम बुद्ध जिंदा रहे होंगे तो बिंबिसार भी उस समय जिंदा थे। तो समकालीन राजा पूछता है ये क्वेश्चन, आपको ये ध्यान में रखना होगा। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर और पूछ लिया जाए और कौन कौन राजा होंगे, तो हर्यक वंश के दो राजा थे। तो हर्यक वंश में एक तो आपका हो जाएगा बिंबिसार हो जाएंगे, और दूसरा अजातशत्रु। ठीक है, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु। उसके बाद दोस्तों कालाशोक, ये आपका शिशुनाग वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के। उसके बाद अशोक, ये मौर्य वंश के थे। उसके बाद कनिष्क से ये आपका कुषाण वंश के थे। तो ये इतने सारे जो हैं ये गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले राजा थे। ठीक है, कौन कौन, बिंबिसार हो जाएंगे, अजातशत्रु हो जाएंगे, कालाशोक हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे और कनिष्क हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, तो ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने जो है सर्वाधिक उपदेश तो कहाँ पर दिए थे दोस्तों, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। उसके बाद पहला उपदेश सारनाथ में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे, मतलब लास्ट टाइम में ये कहाँ पर थे, तो लास्ट टाइम में ये दोस्तों कुशीनगर मल की राजधानी में। ठीक है, अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर, तो कुशीनगर मल जो राजधानी थी, मल वंश का मल ये राजधानी नहीं दोस्तों, ये आपका था राज्य, मल राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। तो वहाँ पर ये अपना जो है अंतिम उपदेश देते हैं। और यहीं पर जो है ये मल जनपद था एक्चुअली में, मल जनपद, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 483 BC ईस्वी में होती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 483 BC ईस्वी में मल जनपद में, कुशीनगर में। और अंतिम उपदेश भी यहीं पर देते हैं, कुशीनगर में। ठीक है, अब इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब दोस्तों, अब जो बौद्ध संगति होता है, टोटल बौद्ध संगति कितना होता है, 4 होता है। पहला बौद्ध संगति कहाँ पर, तो पहला बौद्ध संगति आपका राजगिरी में होता है। ठीक है, पहला बौद्ध संगति कहाँ पर, राजगिरी में, 483 BC ईस्वी में। और ये किसके शासनकाल में, तो ये दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में 483 में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इस समय जो अध्यक्ष रहते कौन रहते, तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप पहले बौद्ध संगति के जो है अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर 2 पिटक का निर्माण किया जाता है। ये कौन कौन सा पिटक है, तो एक तो हो जाएगा शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया। और दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नियम को लिखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस बौद्ध संगति में जो है 2 पिटक को लिखा गया था, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। पहले बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो आनंद के द्वारा लिखा गया था। और विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो उपाली के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों दूसरा बौद्ध संगति ये आपका 383 में वैशाली में होता है। पहला हो गया कहाँ पर, तो राजगिरी में, दूसरा वैशाली में। ठीक है, ये किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन रहते हैं, सबा कमीर। ठीक है, सबा कमीर इसके अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगति 251 BC में, ये आपका पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगति 251 में, ये कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। और इस समय जो है कौन रहते हैं राजा, तो अशोक रहते हैं। ठीक है, अशोक के शासनकाल में होता है, अशोक मौर्य वंश के। और इस समय जो अध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों, मोगलीपुत्तिस्सम। ये मोगलीपुत्तिस्सम इस समय जो है इनके अध्यक्ष रखते हैं। इसी जो है बौद्ध संगति में दोस्तों अशोक के द्वारा एक थर्ड पिटक को जोड़ा गया, जिसे हम लोग अभिधम पिटक कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हो गया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, तो बुद्ध की शिक्षाओं को वर्णन किया गया है।
विनय पिटक में संघ के नियमों को लिखा गया है, और अभिधम पिटक में तो बौद्ध के दार्शनिक विचारों को लिखा गया। और अभिधम पिटक ये कौन से बौद्ध संगति में जोड़ा गया? तो तीसरे बौद्ध संगति में। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद जो लास्ट जो बौद्ध संगति होता है ये 78 AD में होता है। किसके शासनकाल में? तो ये दोस्तों आपका कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं कौन? वसुमित्र रहते हैं, और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इस बौद्ध संगति में दोस्तों जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में टूट जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये बौद्ध संगति आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये फिर एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिए, तो बौद्ध धर्म में टोटल कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। और जो है कितने अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं? तो 8 गो जो है अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। ठीक है, तो दुख को मिटाने के लिए कितने अष्टांगिक मार्ग? 8। और बौद्ध धर्म के जो है सत्य कितने, आर्य सत्य कितने? तो 4। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी छोटा मोटा पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में बांग्ला का जो है स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में बांग्ला का जो स्थान है दोस्तों हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा नंबर, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो क्यूबा की मुद्रा दोस्तों, क्यूबा की जो मुद्रा है ये पेसो कहलाता है। यहाँ जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना, और इसका जो करेंसी है पेसो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो सार्क का जो मुख्यालय दोस्तों ये नेपाल काठमांडू में स्थित है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और सार्क का स्थापना कब होता है? तो सार्क का स्थापना वर्ष 1985 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92वां ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? तो ये दोस्तों 92वां के लिए जो है गली बॉय को नामित किया गया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां हिमालय के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं? तो अन्नपूर्णा तो है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट भी है, लहुत्सो भी है, कामेत नहीं है। कामेत कहाँ पर? ये आपका भारत में उत्तराखंड में स्थित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी दोस्तों ये आपका मूसी नदी कृष्णा नदी का सहायक हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र दोस्तों ये असम में पड़ता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खनिज नदी यानी जलोढ़ फ्लेश और तट पर विशेष रूप से समुद्री तटों पर नहीं पाया जाता है? तो समुद्री तटों पर नहीं पाया जाने वाला जो है होगा खनिज ये दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंचुस ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो है दोस्तों इसकी नियुक्ति ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के पात्र होना चाहिए, ये भी आपका सही है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, नहीं, ये आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ये आपका कथन सही है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहला अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा में क्या है? तीसरी अनुसूची शपथ और अभिवाचन, तीसरा में क्या आपका दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया, यानी जो यहाँ पर ये भी आपका सही है। चौथा अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी आपका सही है। दूसरा अनुसूची भाषाएं नहीं दोस्तों, भाषाएं कौन से अनुसूची में वर्णन किया गया भाषाओं का? तो भारतीय भाषाओं 22 भाषाओं का जो वर्णन है ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन कौन से अनुसूची में? 8वीं भाषा में। और हमारे झारखंड का एकमात्र भाषा कौन सा? संथाल भाषा, जिसका वर्णन हमारे जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। आंध्र प्रदेश में जो है संसदीय सीटों मतलब लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा का सीट है दोस्तों ये 25 गो है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है?
तो कोई पंचायत दोस्तों अपनी पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक चलती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। तो पहला कौन सा ऐसा वाणिज्यिक बैंक था जिसका कंट्रोल पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में था? तो ये कब बनाया गया था पहला ऐसा बैंक दोस्तों? तो ये आपका 1911 में, और बैंक का नाम क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता। तो आधे दिन में भी 1 घंटे का काम नहीं मिलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये जो कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका 1986 से स्टार्ट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस प्रति वर्ष जो आपका दोस्तों ये किस वर्ष मनाया जाएगा? तो 25 मई को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? ये प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, ठीक है, 8वां ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस, ठीक है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। T20 विश्व कप 2024 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो इसमें दोस्तों टोटल 20 टीमों ने भाग लिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में कितना क्वेश्चन आया। चलिए अब साइंस में चलते हैं हम लोग। साइंस का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया है? तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये दोस्तों ये वुजेनफिक के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वुजेनफिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रो L/A। तो ये आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया और रजिस्टिविटी, ये सभी जो है रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालेंगे। तो प्रतिरोधकता हो जाएगा, तार की लंबाई हो जाएगा और अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक के व्याख्या दर्पण, व्याख्या यहाँ पर दोस्तों ये उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहा है। उत्तल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में दोस्तों सदैव आभासी छोटा और कैसा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में सदैव आपका आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुविही प्रवाह में मतलब एक आपका ये सुविही प्रवाह मतलब आपका धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बोल रहा है ना, धारा रेखीय प्रवाह। एक धारा रेखीय प्रवाह में तरल पदार्थ के डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो धारा रेखीय प्रवाह में दोस्तों तरल में जो है हर पॉइंट पर उसका प्रेशर सेम हो जाएगा, तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो नैनोमीटर ये दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा? तो नैनो हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁹, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 10⁻⁻3, ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12। तो -12 को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पिको कहेंगे। -9 को क्या कहेंगे? नैनो कहेंगे। -6 को क्या कहेंगे? तो -6 को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो -6 को आपका जो है -6 को दोस्तों माइक्रो कहेंगे और 10⁻⁻3 को क्या कहेंगे? तो मिली कहेंगे। ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया समीकरण डैश का संबंध का वर्णन करता है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये आपका गति का कौन सा नियम है, तो ये आपका गति का दूसरा जो है गति का फॉर्मूला है। और गति का जो दूसरा फॉर्मूला ये आपका पोजीशन एंड टाइम को बताता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गति का जो पहला समीकरण दूसरा समीकरण है ये किसको बताता है, पोजीशन एंड टाइम को। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 गति का नियम है। तो पहला कौन सा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रखिएगा, दूसरा हो गया ये, और आपका तीसरा हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीन जो है आपका क्या है, गति का नियम है। अब इसमें दोस्तों ये किसको किसको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला जो गति का नियम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी किसको बताता है, तो ये आपका वेग और टाइम को बताता है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेग और समय को बताएगा कौन, पहला गति का समीकरण। दूसरा जो है गति का समीकरण ये किसको बताएगा, तो ये आपका पोजीशन यानी विस्थापन और समय यानी स्थिति और समय के बीच किसको बताएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा किसको बताएगा, तीसरा ये भी आपका दोस्तों विस्थापन और वेग को बताएगा। ठीक है, विस्थापन यानी पोजीशन और वेग को कौन बताएगा, तीसरा बताएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखें, पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला किसके बीच संबंध बताता है, तो पहला जो है दोस्तों ये पहला वाला जो गति का समीकरण है वेग और समय के बीच को बताएगा। दूसरा वाला जो गति का समीकरण है ये स्थिति और समय के बीच को बताएगा। और तीसरा वाला जो है आपका दोस्तों स्थिति और वेग के बीच में जो है रिलेशन को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे पर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो ये कौन सा अवस्था में हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों गैस अवस्था में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो एक सहसंयोजिक आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता उन्हें क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों वंडर वाल्स बंध हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, तो सबसे दुर्लभ तत्व जो दोस्तों ये एस्टेटिन हो जाएगा। एस्टेटिन जो है ये आपको रेयर जो है अर्थ पर मिलेगा। दुर्लभ तत्व वैसे तत्व होते हैं जो आपको पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एस्टेटिन हो जाएगा, ये आपका सबसे दुर्लभ तत्व है। बाकी आपका रेडोन, यूरेनियम, लिथियम ये तो थोड़ा बहुत पृथ्वी पर मिल भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन तंतुओं का उपभोग ब्रश के बाल को बनाने में किया जाता है। मतलब जो आपका ब्रश है, ब्रश के ऊपर ये जो आपका रेसे जैसा रहता है तो उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो ये आपका दोस्तों नायलॉन का यूज किया जाता है, नायलॉन 66 का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच का जो रंग है वो हरा हो जाता है। तो कांच में हरा रंग देने के लिए दोस्तों हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका डेली लाइफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन है रहता है, तो आप लोग जो है डेली लाइफ केमिस्ट्री वाला थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा डेली लाइफ केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जी के उत्पादन भंडारण प्रसंस्करण और विज्ञापन से संबंधित है कहलाती है। तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन भंडारण प्रसंस्करण और विज्ञापन से संबंधित है। तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित दोस्तों ये कौन सा कल्चर होगा, ओलेरी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर आपका दोस्तों मधुमक्खी पालन से। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या है, तो एपी कल्चर है। पोमोलॉजी दोस्तों फलों के उत्पादन से संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। समस्यालॉजी जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं एग्रोलॉजी क्या है, तो ये फसलों के उत्पादन से। ठीक है, मिट्टी का अच्छे से प्रबंध कर फसलों के उत्पादन से संबंधित है एग्रोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से, और ओलोरी कल्चर आपका सब्जियों के उत्पादन से। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, खासकर आपका जो रेलवे और एसएससी का एग्जाम होता है इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता ही रहता है लॉजी से। ठीक है, तो इसमें भी एसएससी का एग्जाम में भी हो सके आपको पूछ दे आज क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाले प्रमुख पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर का जो बाल हो गया, नाखून हो गया और त्वचा का जो ऊपरी परत है ये दोस्तों केरोटिन से बनता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीले बीज वाले दत्तुत्र प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संस्करण हरे बीज वाले दत्तुत्र प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी की सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर सीधा आपको ये पता चल रहा है दोस्तों, F1 पीढ़ी का जो है ये कैसा है, लंबा हो जाएगा। तो ये आपका पीला येलो का जो है क्रॉस कराया गया किसके साथ, ग्रीन जो है आपका क्रॉस कराया गया एक लंबे मटर के पौधे बौने मटर के साथ कराया गया। तो बौने मटर के साथ कराया गया तो इसका जो इफेक्ट किसका देखने को मिल रहा है? तो इफेक्ट आपका देख रहा है, ये आपका जो F1 पीढ़ी में जो इफेक्ट मिला लंबे पौधे का मिला, ठीक है, लंबे पौधे का मिला। मतलब यहाँ पर जो है कौन सा पौधा डोमिनेंट हो गया? तो डोमिनेंट यहाँ पर जब इफेक्ट लंबा का दिख रहा है तो डोमिनेंट भी लंबे पौधा ही हुआ होगा। तो यहाँ पर आप कथन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लंबा जो है लंबापन बौने पर प्रवाही था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो डेड्रॉन और एक्सॉन दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र के भाग है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो ये तो आपको कई बार बता दी, विटामिन बी और सी जो है पानी में हो जाएगा, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? तो हे फीवर ये दोस्तों इस तरह का फीवर है जिसे हम लोग एलर्जिक फीवर भी कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें दोस्तों वैसे जीव जो प्रकाश का यूज करके अपना भोजन तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलोफाइट पौधे कहाँ पर उगते हैं? तो हेलो नमकीन या खारे पानी में उगते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नमकीन वाला भी याद रखिए, नमकीन साल्टी जगह पर हेलोफाइट वाले पौधे उगेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइंस का क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ। बाकी इधर आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसे आप देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं। अगर आप लोग बोलिएगा मैथ का क्वेश्चन कराने के लिए तो मैं दोस्तों करा दूंगा, बट अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो फिर केवल मैं आप लोगों का जो है जीके जीएस ही करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर मैथ का सॉल्यूशन के लिए बोलिएगा तो मैं मैथ का सॉल्यूशन करा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा तो उसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन अच्छा इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप लोग जो है सोल्व करिए। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। ये आपको हो सकता है दोस्तों जो फिगर वाला जो है इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा इस तरह से बनाने में। ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन रहता है। ये हर एग्ज़ाम में, रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये आपका डाइस का क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर ऑफ त्रिभुज कितना काउंट करने के लिए है। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अरेंज करने वाला। चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो कंप्यूटर का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो वेब फाइलों को निकालना अस्थायी वेब फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ के फाइलों को अस्थायी विंडोज़ फाइल को हटाने के लिए, रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए भी किया जाता है। पावर को विकल्प पे बदलना ये नहीं होगा। तो यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप का जो है जो काम क्या नहीं, तो पावर विकल्प को चेंज करना, ये इसका काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न है कौन सा जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है?
तो स्क्रीन पर प्रतिक्रिया प्रश्न, जैसे आप कभी देखते हो कोई चीज़ को बंद करते होंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा करना है, आगे बढ़ना है, यस या नो, ठीक है, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये इस तरह का जो प्रॉम्प्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में हम लोग दोस्तों मैक्रोज को बना सकते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग दोस्तों वेबसाइट पर जो है रिटर्न होने वाले यूजर को पहचानने में किया जाता है, तो कुकीज़ का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम का प्रमुख महत्व है। तो कोई भी मोबाइल सिस्टम के लिए दोस्तों हम लोग डेटा का जो है सुरक्षा इसका सबसे प्रमुख महत्व हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है दोस्तों, तो नेट की मदद से जो हम लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डेटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। तो प्रोग्राम काउंटर किस रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, तो ये सीपीयू का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पता है कि सीपीयू का जो है दोस्तों 3 मुख्य भाग होता है, एक तो एएलयू हो जाएगा, एक सीयू होगा और रजिस्टर हो जाएगा। तो रजिस्टर का ही पार्ट होता है प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर ये क्या करता है दोस्तों, नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होने वाला है उसके एड्रेस को रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम आने वाला है उसके एड्रेस को कहाँ पर रखा जाता है, तो प्रोग्राम काउंटर को। जो भी नेक्स्ट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस कहाँ पर रहेगा, तो प्रोग्राम काउंटर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने वाला ये कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का नाम है दोस्तों ENIAC, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था। तो मैक ओएस दोस्तों ये किसका है, तो एप्पल का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स जो है आपका ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। तो उच्च प्रारंभिक लागत, ये तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें लागत आपका बहुत कम लगता है दोस्तों। जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए, वेबसाइट बनाने में जो खर्च होगा तो लागत कम होगा। स्थान स्वतंत्र, मतलब इसके लिए आपको कोई प्लेस जरूरी नहीं, कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं। सुविधाजनक व्यावसायिक पहुंच और असीमित व्यापार समय, ये सभी सही हो जाएंगे। उस प्रारंभिक लागत ये गलत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा विंडोज़ 10 के लिए बूट लोडर है। तो विंडोज़ 10 के लिए पूछ रहा है, तो विंडोज 10 के लिए दोस्तों बूट MGR हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उससे पहले हम लोग जो है NT-LDR का यूज़ करते हैं, ठीक है। विंडोज़ 10 के लिए हो गया विंडोज़ 10 और उसके बाद वाला बूट MGR, उससे पहले वाला का NT-LDR। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो असेंबलर हो जाएगा, बाकी टेप हो जाएगा, प्रिंटर हो गया, CRT हो गया, ये सभी क्या हार्डवेयर का पार्ट है। असेंबली आपका लैंग्वेज है, असेंबलर आपका ट्रांसलेटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर है, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था ये PDP-8 था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को, प्रोग्राम और डेटा के सेट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो बस इतना ही पढ़ के आपको जवाब दे देना, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा सी के मान्य कीवर्ड हैं। तो ये कौन सा जो भाषा निम्नलिखित में कौन जो सी का मान्य कीवर्ड है, तो ये आपका वर्ड हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर एक भाग से डेटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है। तो तारों का ऐसा समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा दूसरे भाग में जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम लोग बस कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। स्टार हो जाएगा, बस हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, रैंडम नहीं होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गूगल संस्थापक में से एक थे। तो गूगल का स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो लैरी पेज के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। गूगल की स्थापना किसके द्वारा, लैरी पेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है।
तो विंडोज़ में जो यूज़र इंटरफेस है दोस्तों, ये इंटरफेस GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने झारखंड के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में एक जीवाश्म पार्क है जहां 68 से 145 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म सुरक्षित हैं? तो जीवाश्म पार्क कहां पर है दोस्तों? तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा, साहिबगंज में। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप था दोस्तों, ये कैसा स्वरूप था इसका? तो ये सुधारवादी हो जाएगा। बाद में फिर ये आपका राजनीतिक भी बन गया और धार्मिक आंदोलन भी बन गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको पता है बिरसा मुंडा आंदोलन ये कब? तो 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलता है, ठीक है, और इसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राजभवन का मुख्य आकर्षण आड्रे हाउस लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो झारखंड राजभवन का मुख्य आकर्षण आड्रे हाउस ये दोस्तों 200 वर्ष पुराना है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर छौक केंद्र स्थापित नहीं है? तो सरायकेला में तो है ही, सिल्ली में है, खूंटी में स्थापित नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव वैज्ञानिक ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की सरैया पहाड़ी जनजाति किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है? तो ये दोस्तों सरैया पहाड़ियाँ किस में आ जाएंगे? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि में। सरैया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ किस में आते हैं? तो स्थानांतरित या झूम कृषि में। स्थायी कृषि में कौन आ जाएंगे? तो स्थायी कृषि में आपका दोस्तों जितने भी आपका संथाल हो गए, हो गए, मुंडा हो गए, भूमिज हो गए, ये किस में आ जाएंगे? स्थायी कृषि में। और शिकारी में कौन आ जाएंगे दोस्तों? तो शिकारी में आपका खड़िया जनजाति आ जाएगा, ठीक है, खड़िया जनजाति। बिरहोर भी इसी में आ जाएगा, खड़िया और बिरहोर किस में आ जाएगा? शिकारी संग्रहकर्ता में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर एरिया वाइज पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार और चतरा, लेकिन परसेंटेज वाइज पूछेगा तो लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जो है अंतिम बार पंचायती राज चुनाव कब हुआ था? तो अंतिम बार ये दोस्तों 2022 में हुआ, उसके बाद सबसे पहले 2007 में, 2007 के बाद आपका 12 में, फिर 17 में और जो है लास्ट 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला लौह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो जमशेदपुर के साक्षी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1907। ये सब तो आप लोगों के लिए हल्का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं हो जाएगा? तो समुद्र तल से ऊंचाई ये तो करता ही है, कर्क रेखा की स्थिति ये भी करेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी करेगा, गंगा नदी का बहाव नहीं हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के जलवायु को जो है टोटल 5 कारक प्रभावित करते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा 5 कारक हैं, जिसमें एक तो हो गया समुद्र तल से ऊंचाई, फिर अक्षांश की स्थिति, पवनों का जो है प्रवाह, फिर आपका ऊंचावच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है झारखंड के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पलामू वन्यजीव अभयारण्य 1976, ये आपका सही है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य धनबाद 1978, ये भी आपका सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य 1975, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये आपका 1976 में होता है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज 1991, ये आपका सही है। तो दोस्तों अगर ये आपको याद रखना है तो कैसे याद रखिएगा? PDF, उसके बाद गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिए, PDF के लिए गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिए। तो P हो गया पलामू, D हो गया डलमा, तो इसके लिए दोस्तों ये ट्रिक था PDH गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है, PDH गर्ल्स कॉलेज में। तो P से आप क्या हो गया क्या दोस्तों? पलामू, D से हो गया डलमा, H से हो गया हजारीबाग, G से हो गया गौतम बुद्ध और M से हो गया महुआ टार। ये जो है 3 2 5, ये पाँचों का जो है आपका कितने? तो 1976 में होता है, ठीक है, स्थापना 1976 में। तो याद रखिएगा PDH है गर्ल्स कॉलेज में। तो P से हो गया पलामू, D से हो गया दलमा, H से हो गया हजारीबाग, G से हो गया गौतम बुद्ध और M से हो गया महुआ टार। इन पाँचों का जो स्थापना किस वर्ष होता है? तो 1976 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से? तो घाटशिला दोस्तों आप सभी को पता है तांबा के लिए फेमस है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है?
तो राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 30 है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3366.8 किलोमीटर है। राज्य का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 नहीं, अब ये चेंज हो गया, ये 20 हो गया, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 जो है 391.6 किलोमीटर है, ये आपका सही हो जाएगा। और ये टोटल कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 6 जिलों से होकर गुजरता है। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? तो किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? तो ये आपका कौन हो जाएंगे? सिद्धू भगत हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में रथ यात्रा मेला का आयोजन कितने दिनों तक चलता है? तो ये आपका 9 दिनों में। रथ यात्रा मेला कहाँ पर है दोस्तों? तो रांची में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले में निम्न से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो रांची जिला में जो प्रमुख जनजाति यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो प्रमुख जनजाति हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा उरांव जनजाति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की पहली राजभाषा कौन है? तो पहली राजभाषा जो है हिंदी हो जाएगा, उसके बाद जो है अपना जो भी लोकल लैंग्वेज है वो द्वितीय राजभाषा में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समुदाय के लोगों को हराकर हो जनजाति ने कोल्हान को अपना निवास बनाया था? तो हो जनजातियों ने जो दोस्तों किस जनजाति को हराकर जो है वहाँ पर अपना निवास बनाया था? तो सरक समुदाय को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भाजपा तो है, कांग्रेस भी है, झामू में आम आदमी पार्टी नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्डरी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों रांची में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन कथन ओल चिकी लिपि के बारे में जो है सत्य नहीं है? तो यह रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, तो ये यहाँ पर ये जो है कथन गलत हो जाएगा। यह लिपि बाएं और दाएं लिखी जाती है, ये सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा के जंगलों में लड़ी गई चतरा की चर्चित लड़ाई अंग्रेजी सेना एवं विद्रोह सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो चतरा के जंगलों में लड़ी गई चर्चित चतरा की लड़ाई दोस्तों अंग्रेज सेना, और ये जो है इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा है ना, तो ये मेजर इंग्लिश और नादिर अली, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज सेना की तरफ कौन थे? तो मेजर इंग्लिश थे, और विद्रोही सैनिक की तरफ से कौन थे? तो नादिर अली। और ये कौन से विद्रोह से संबंधित है दोस्तों? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। झारखंड के महत्वपूर्ण बुल पेंटिंग का संबंध किस स्थानीय त्यौहार से है? तो बुल पेंटिंग का संबंध दोस्तों किस स्थानीय त्यौहार से? तो वंदना त्यौहार से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में आप झारखंड के किस क्षेत्र को जंगल महल के नाम से जानते थे? तो कोल्हान और मानभूम, ठीक है, कोल्हान मानभूम के क्षेत्र को हम लोग जंगल महल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर और पीताम्बर शाही नामक दोनों भाइयों जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी की थी, ये किसके नेता थे? तो ये दोस्तों खरवार जनजाति के नेता थे, और इन्होंने जो है पलामू से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, पलामू से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नीलांबर और पीताम्बर के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची के किस क्षेत्र में असहयोग सभाएं जो है आयोजित किया जाता था? तो डोरंडा में, रांची में, तमाड़ में, ये सभी हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड राज्य में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, एक सदनीय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर केवल हमारा क्या है, विधानसभा ही है। केंद्रीय विधायक यानी सांसद में झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व की कुल संख्या कितना है? तो झारखंड में टोटल सांसदों की संख्या कितना है दोस्तों? 20 हो जाएगा। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा किस वर्ष पदभार ग्रहण किए थे? तो वर्ष 2006 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंडा जनजाति का विवाह को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो विवाह होता है दोस्तों उसे अरंडी के नाम से जाना जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांड, फेडरिक वाच और थियोडोर जैक किस देश के निवासी थे? तो ये दोस्तों जर्मनी के थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाल कहाँ पर करवाए थे? तो नवरत्नगढ़ का जो निर्माण ये दोसा गुमला में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले दोबार घाटी में स्थित है? दोबार घाटी में ये दोस्तों कौन सा जिला स्थित है? तो ये आपका कोडरमा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से होकर नहीं गुजरेगा? धनबाद से तो जाता ही जाता है, हजारीबाग से जाएगा ही जाएगा, गिरिडीह से, पश्चिमी सिंहभूम से दामोदर नहीं गुजरेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर कहाँ पर है? तो माँ उग्रतारा मंदिर लातेहार में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्राइबल फिलोसफी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ट्राइबल फिलोसफी तो टी के चांद हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में सरकार खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तेनूघाट विद्युत गृह किस प्रकार का विद्युत गृह है? तो ये दोस्तों आपका थर्मल पावर प्लांट है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक सदाबहार वनस्पति है लेकिन यह झारखंड के जंगलों में प्रमुखता से पाया जाता है? तो याल हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से डैश में जयमंगल पांडे और नादिर अली को आम के पेड़ पर लटका दिया गया था। तो ये कहाँ पर? तो फांसिहारी तालाब में। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से डैश में, ये आपका फसिहारी तालाब या बुताहा तालाब इसको कहते हैं। ऑप्शन तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी हरिजन तालाब। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये तालाब का नाम है फसिहारी तालाब या बुताहा तालाब, या फिर यहाँ पर हरिजन तालाब दिया हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। तो यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कानू चांद एवं भैरव का नेतृत्व में संथाल विद्रोह किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और साहूकारों के खिलाफ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह ये दोस्तों 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है, और इसके जो मुख्य नेतृत्व करते थे सिद्धू कानू चांद भैरव। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का जो है 110 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।